Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online book reading session. Today we will read this chapter Light, Sound and Force. So let's start the chapter. First we will know about light. We see with our eyes but we cannot see anything when there is no light. हम अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन अगर हमारे आसपास अंधेरा हो तो हम देख नहीं सकते हैं. We have noticed that in complete darkness, no object is visible to us. हमने ये नोटिस किया है, मतलब ये देखा है कि जब हमारे चारों तरफ पूरा अंधेरा होता है तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है. Light is a form of energy and is very important for our lives. लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है और हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. In the absence of light, plants would not able to grow as they require sunlight to prepare their food. लाइट की एब्सेंस में प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है. In absence of plants, animal and human would have nothing to eat. और अगर प्लांट्स नहीं होंगे अर्थ पर तो एनिमल्स और ह्यूमन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा. नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ लाइट सोर्स. लाइट के किसी सोर्स से ट्रैवल करती है. सोर्सेज ऑफ लाइट आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. लाइट के जो सोर्सेज हैं वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. लाइट जिस मीडियम से निकलती है, जैसे बल्ब जलाते हैं तो बल्ब में से रोशनी निकलती है ना, तो बल्ब क्या है, सोर्स है लाइट का, और उसमें से लाइट फिर क्या होती है, ट्रैवल करके पूरे कमरे में फैलती है ना, तब उजाला होता है. नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट यानी ऐसे लाइट के सोर्सेज जो अपने आप एग्जिस्ट करते हैं यानी तैयार होते हैं. सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट. सन नेचुरल लाइट का सबसे मेन सोर्स है. अदर फॉर्म्स ऑफ नेचुरल लाइट आर अदर स्टार्स. दूसरे फॉर्म है नेचुरल लाइट के स्टार्स. Stars provide very less amount of light at night because they are very far from Earth compared to Sun. Stars बहुत कम अमाउंट में लाइट देते हैं रात के टाइम पर क्योंकि वो अर्थ से सन की कंपैरिजन में बहुत दूर होते हैं. मतलब जो सन है वो अर्थ के बहुत पास है और जो बाकी स्टार्स हैं वो सन से भी दूर हैं अर्थ से, इसलिए इतनी लाइट उनकी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है. Some animals also emit their own lights. कुछ एनिमल्स भी अपनी रोशनी देते हैं, जैसे ग्लो वर्म्स, फायरफ्लाइज यानी जुगनू, जेली फिश एंड सम अदर फिशेस. आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट आर बर्निंग वुड, कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स. आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज कौन से हैं, ऐसे सोर्सेज जो ह्यूमंस बनाते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं. जैसे बर्निंग वुड यानी लकड़ियों के जलाने से, कैंडल के जलाने से या तेल वाले लैम्प को जलाने से उजाला होता है ना, तो ये सब इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनको आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं. कैंडल्स आर मेड ऑफ वैक्स. कैंडल्स वैक्स की बनी हुई होती हैं. ऑयल एंड विक आर यूज्ड इन ऑयल लैम्प टू बर्न. तेल का और बाती का यूज़ किया जाता है लैम्प में, लैम्प को जलाने के लिए. नाउ अ डेज वी यूज़ इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब एंड लैम्प एज सोर्स ऑफ लाइट. आजकल हम इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट और लैम्प का यूज़ करते हैं एज लाइट सोर्स यानी लाइट के सोर्स के रूप में. ये सभी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हैं. नेक्स्ट वी विल नो अबाउट ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़. ल्यूमिनस बॉडीज़ आर दोज विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. ऐसे ऑब्जेक्ट यानी ऐसी चीज़ें जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करती हैं या निकालती हैं उन्हें हम ल्यूमिनस बॉडीज़ कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक ट्यूब, टॉर्च, केरोसिन लैम्प, इन सब से जलाने पर रोशनी होती है ना, तो इन सबको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ आर दोज
which do not have their own light such as the moon, earth, table, wall, clock, etc. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको जलाने से या जिनसे खुद की रोशनी नहीं निकलती है उनको हम नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ कहते हैं, जैसे मून है, अर्थ है, टेबल है, वॉल है, बुक है। फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल टू अस व्हेन लाइट फॉर्म ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन देम। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमें तभी दिखाई देते हैं जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है। मतलब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में तो कोई लाइट होती नहीं है, तो उनको देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत है। रोशनी हमको कहाँ से मिलेगी? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से मिलेगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, यानी लाइट में क्या क्या क्वालिटी होती है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में यानी सीधा लाइन में ट्रैवल करती है, चलती है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ रेज। लाइट रेज के फॉर्म में यानी किरणों के फॉर्म में ट्रैवल करती है सीधी रेखा में। इट ट्रैवल्स वेरी फास्ट एट द स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर इन अ सेकेंड। लाइट बहुत स्पीड में ट्रैवल करती है, ये एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकती है। लाइट डज नॉट बेंड, इट कैन ओनली बी ब्लॉक्ड। लाइट को हम बेंड नहीं कर सकते यानी मोड़ नहीं सकते, हम केवल इसको ब्लॉक यानी रोक सकते हैं। लाइट कंटिन्यू टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है यानी सीधी लाइन में चलती रहती है until it hits something else, जब तक वो किसी चीज़ से टकरा ना जाए। आइए एक एक्टिविटी देखते हैं। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, ये हम कैसे जानेंगे? टेक अ थिक पेपर और चार्ट पेपर, रोल इट इनटू अ सिलेंडर। एक मोटा पेपर या चार्ट पेपर लेकर उसको गोल गोल हमें रोल करना है। ऑब्जर्व द कैंडल लाइट इन द क्लासरूम थ्रू दिस सिलेंडर बाय कीपिंग इट स्ट्रेट। अब एक कैंडल जलाकर उस पेपर का हमें दूरबीन जैसा बनाकर उसके अंदर से हमें कैंडल की रोशनी को देखना है। नाउ बेंड द पेपर सिलेंडर स्लाइटली एंड ऑब्जर्व द सेम। फिर हमें पेपर को इस तरीके से मोड़कर उसके अंदर से देखना है। इंस्टेड ऑफ अ पेपर सिलेंडर अ प्लास्टिक रबर पाइप कैन बी यूज्ड। पेपर की जगह पर आप प्लास्टिक रबर और पाइप का भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। Depending upon the behavior towards light, we have three kinds of objects. लाइट को किस तरीके से शो करते हैं या ऑब्जेक्ट किस तरह से उनके साथ बिहेव करते हैं, उस बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट इफ द लाइट पासिस थ्रू इट ईजिली। एक ऑब्जेक्ट को तभी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे जब लाइट उसके आर पार जा सकेगी। द अदर ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लियरली सीन थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू आराम से देखा जा सकता है। द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर स्पेक्टिकल्स, ग्लास, ग्लास ओवर, कवर, वाटर एक्सेट्रा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो क्या क्या है? स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे, ग्लास, क्लियर वाटर यानी साफ पानी, प्योर एयर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। An object is said to be translucent if it allows only a small amount of light to pass through it. जब कोई ऐसी चीज़ जिसके आर पार बहुत कम लाइट जा सके, पूरी तरीके से लाइट क्रॉस ना हो सके जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास से होता है, बट कुछ कुछ लाइट आर पार जा सके तो उसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। द अदर ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी क्लियरली सीन थ्रू अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के आर पार कोई चीज़ अगर रखी हो तो हम नहीं देख सकते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर फ्रॉस्टेड ग्लास,
फ्रॉस्टेड ग्लास मतलब जो ऐसा ग्लास होता है ना जिसमें से धुंधला दिखता है। इस ग्लास के आर पार क्या चीज़ रखी है हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं। थिन प्लास्टिक, इस तरीके के जो पतले प्लास्टिक होते हैं इनके आर पार भी थोड़ी बहुत लाइट जाती है बट पूरी लाइट नहीं जा पाती। बटर पेपर जो होता है उसके भी आर पार बहुत कम लाइट जाती है। ऑयल्ड पेपर क्या होता है, एक पेपर पे अगर आप ऑयल लगाकर उसको ड्राई कर लेंगे तो उसे ऑयल्ड पेपर बोलते हैं। इसी तरह से वैक्स पेपर, ग्रीस पेपर, डस्ट पार्टिकल्स अगर किसी पे जमा हो तो उसके आर पार भी पूरी लाइट नहीं जा पाती। मिस्ट यानी जो ओस होती है उसके आर पार भी हमको क्लियरली नहीं दिखाई देता है और उनसे बहुत कम लाइट पास हो पाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट। एन ओपेक इज सेड टू बी ओपेक इफ इट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार बिल्कुल लाइट ना जा सके और जिसको अगर हम अपनी आंखों के सामने रखें तो उसके पार क्या रखा है या उसके पीछे क्या रखा है हमें दिखाई ना दे, उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर, ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल क्या है, वुड, स्टोन, मेटल, ब्लैक पेपर, योर नोटबुक, बुक, प्लास्टिक, चेयर, ब्रिक एक्सेट्रा। ये सब ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट शैडो। शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज नॉट एबल टू पास थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट। शैडो तब बनता है जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं जाती है, तब उसकी परछाई बनती है। परछाई को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, शैडो। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ द लाइट, जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती वो लाइट के रास्ते में आता है, तब द लाइट फॉलिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट रीच द अदर साइड। तब उस ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली, ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली लाइट के उस पार लाइट नहीं जा पाती है। ठीक है। देयरफॉर दैट पर्टिकुलर रीजन बिकम्स डार्क, इसीलिए उतनी जगह अंधेरी हो जाती है। द रेस्ट ऑफ द एरिया इज लिट एज देयर इज नथिंग टू स्टॉप, उसके आसपास की जगह में रोशनी होती है क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को रोकने के लिए नहीं होता है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ओपेक और ट्रांसलूसेंट टू मेक अ शैडो। एक ऑब्जेक्ट को या तो ओपेक होना चाहिए या ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, तभी वो शैडो बना पाएगा। ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक डार्क शैडोज एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स मेक फेंट शैडोज। जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी जिनके आर पार बिल्कुल लाइट नहीं जा पाती, उनका जो शैडो बनता है वो बहुत डार्क होता है। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी बहुत धुंधली छाया बनती है। अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विल नॉट मेक एनी शैडो, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की कोई शैडो नहीं बनती क्योंकि लाइट उसके आर पार जा सकती है। इफ़ वी ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लाइट सोर्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लाइट सोर्स के पास लाएं तो द शैडो बिकम्स बिगर एज इट ब्लॉक्स मोर ऑफ द लाइट रेज, एंड इफ वी टेक एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम लाइट सोर्स द शैडो बिकम्स स्मॉलर एज इट ब्लॉक्स लेस अमाउंट ऑफ लाइट। जब हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट सोर्स के यानी बल्ब के या कैंडल के बहुत पास लाते हैं तो उसका जो छाया बनेगी, शैडो बनेगी, वो ज़्यादा बड़ी बनेगी क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा लाइट को ब्लॉक करेगा। ठीक है, इसीलिए उसकी शैडो भी बड़ी बनेगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लाइट सोर्स से दूर ले जाते हैं वैसे वैसे उसका जो शैडो है वो भी छोटा होता जाता है क्योंकि जो अमाउंट ऑफ लाइट वो ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर रहा है वो कम होता जाता है। द सन कास्ट लॉन्ग शैडोज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। सन की वजह से जो शैडो बनता है वो मॉर्निंग और इवनिंग में ज़्यादा बड़ा बनता है, ज़्यादा लंबा बनता है क्योंकि सन लोएस्ट पोजीशन पे होता है, मतलब बहुत नीचे होता है इसलिए। फिर द सन कास्ट द शॉर्टेस्ट शैडो एट मिड डे, लेकिन दोपहर के टाइम पर या दिन के बीच में जब सन की कोई शैडो बनती, सन की वजह से कोई शैडो बनती है तो वो सबसे छोटी शैडो बनती है क्योंकि सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है या ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर होता है, जिसकी वजह से बहुत कम एरिया में लाइट ब्लॉक करती है और सन का डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, इसलिए शैडो छोटी बनती है। नेक्स्ट इज इक्लिप्स। द अर्थ एंड द मून आर बोथ ओपेक ऑब्जेक्ट्स।
जो अर्थ और मून है वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी इनका अपना कोई लाइट नहीं होता और ये लाइट को ब्लॉक करते हैं यानी रोकते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं। व्हेन द सनलाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय दीज बॉडीज शैडोज आर फॉर्म्ड, जब सन की लाइट इनकी वजह से रुकती है, किसकी वजह से, मून और सन की वजह, मून और अर्थ की वजह से रुकती है, तब क्या होता है, शैडोज़ बनते हैं। इन शैडो को हम क्या कहते हैं, एक्लिप्सेस कहते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में ग्रहण भी कहते हैं। तो सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण क्या होता है, व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ सोलर एक्लिप्स अकर्स, दिस हैपन्स ऑन अ न्यू मून डे। जब सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाता है और अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगाता है, तो जब मून अर्थ का चक्कर लगाते लगाते सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तब मून की छाया अर्थ पर पड़ती है, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे सन का एक पार्ट अंधेरा हो गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसा न्यू मून डे पर होता है, यानी जब नया नया चांद निकलता है तब होता है, जब सबसे छोटा होता है चांद तब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है When the shadow of the moon falls on the earth, the sun is hidden. जब मून की शैडो अर्थ पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि सन छुप गया है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है लूनार एक्लिप्स। When the earth comes between the sun and the moon, lunar eclipse occurs. This happens on a full moon day. लूनार एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, तो सन की लाइट पूरी तरीके से अर्थ की वजह से क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है और मून के पास बिल्कुल भी सन की लाइट पहुंच नहीं पाती। तो मून भी तभी शाइन करता है जब सन की लाइट उस पर पड़ती है। तो जब सन की लाइट मून पर नहीं पहुंचती तो मून अंधेरा हो जाता है, यानी हमको दिखाई नहीं देता। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं, क्योंकि मून इसमें दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट टॉपिक है साउंड। साउंड सराउंड्स अस ऑल द टाइम। साउंड हमें हमेशा चारों ओर से घेरे रहती है, यानी हमारे आसपास प्रेजेंट होती है। वी हेयर वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड एवरी डे। हम हमेशा अपने आसपास अलग अलग टाइप के साउंड सुनते रहते हैं। द बार्किंग ऑफ डॉग्स, फॉर एग्जाम्पल कुत्तों का भौंकना, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स यानी चिड़ियों का चहकना, रिंगिंग ऑफ डोरबेल्स का बजना, सायरन ऑफ एम्बुलेंसेज, एम्बुलेंस का सायरन, एंड फायर इंजन का सायरन, हॉकिंग ऑफ हॉर्न यानी गाड़ियों के हॉर्न का बजना, मोबाइल रिंगटोन्स यानी फ़ोन का बजना, एंड म्यूजिक आर सम ऑफ देम। ठीक है, ये सभी क्या है, साउंड के एग्जाम्पल्स हैं। When we speak, cry और laugh, जब हम बोलते हैं, रोते हैं या हंसते हैं, we make sound, हम साउंड क्रिएट करते हैं, यानी साउंड हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। साउंड का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर थ्रू स्पीच। ये हमारे लिए पॉसिबल करता है कि हम एक दूसरे से बात कर सके और अपने विचारों को बता सके। Many sounds such as soft music and chirping of birds provide pleasure. ऐसे बहुत सारे साउंड हैं जिनसे हमें खुशी होती है, जिन्हें सुनकर हमें अच्छा लगता है, जैसे म्यूजिक हो गया, चिड़ियों का चहकना हो गया। ठीक है। द साउंड्स ऑफ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट ब्रिंग अस एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन। जो टेलीविजन से साउंड आता है उससे हमें क्या होता है, एंटरटेनमेंट होता है और हमें न्यूज़ के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है। साउंड्स आर डिफरेंट, साउंड्स अलग अलग होते हैं। सम साउंड्स आर सॉफ्ट एंड सम आर लाउड। कुछ साउंड सॉफ्ट होते हैं यानी धीमे होते हैं और कुछ बहुत लाउड यानी तेज होते हैं। व्हेन वी वॉक ऑन टिपटो वी मेक सॉफ्ट साउंड। जब हम अपने टिपटो पर चलते हैं यानी पैरों की उंगलियों के बल पे चलते हैं तब बहुत कम साउंड आता है। व्हेन वी राइट ऑन पेपर, जब हम पेपर पर लिखते हैं, आवर पेंसिल मेक सॉफ्ट साउंड। हमारी पेंसिल बहुत सॉफ्ट साउंड क्रिएट करती है। सम लाउड साउंड्स आर साउंड ऑफ थंडर।
और लाउड साउंड के कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे थंडर यानी बिजली का कड़कना, फायर इंजन का सायरन, कार का हॉर्न, साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स यानी पटाखों के बजने की आवाज, ये सब क्या है, लाउड साउंड है। सॉफ्ट एंड प्लेजेंट साउंड मेक अस फील हैप्पी वाइल लाइट साउंड इरिटेट अस। जो सॉफ्ट यानी धीमे आवाज में और प्लेजेंट साउंड होता है, मतलब खुशी देने वाला साउंड होता है, अच्छा लगने वाला साउंड होता है, उससे हमें खुशी होती है, अच्छा फील होता है। जबकि जो लाउड साउंड होता है वो हमें इरिटेट करता है यानी परेशान करता है। लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। जो लाउड साउंड होता है ना, जिससे हमें इरिटेशन होता है, परेशानी होती है, उससे हम नॉइज कहते हैं। दे आर हार्मफुल टू आवर ईयर्स एंड मेंटल हेल्थ। ये हमारे ईयर्स के लिए और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। Nobody likes loud sounds. किसी को भी तेज आवाज पसंद नहीं होती है। Everyone gets disturbed by noise. सभी लोग नॉइज की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। We should speak softly. हमें सॉफ्टली यानी धीमे और मधुर स्वर में बात करनी चाहिए। We should play music and TV at a low volume. हमें टीवी पर म्यूजिक या कोई शो बहुत धीमे वॉल्यूम में देखना चाहिए। We should avoid the use of horns as far as possible. हमें जितना हो सके गाड़ियों का हॉर्न कम यूज करना चाहिए। जहाँ पर ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पर हॉर्न यूज करना चाहिए ताकि नॉइज पोल्यूशन कम से कम हो। Next topic है students force. In our daily life we often use our muscles to pull or push things. हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा किसी भी चीज को पुल और पुश करने के लिए अपनी मसल्स का यूज करते हैं। We pull up a glass of milk to get it to our mouth. हम अपनी मसल्स के थ्रू मिल्क के ग्लास को टेबल से उठाकर अपने मुंह तक लाते हैं, उसमें भी पुलिंग का यूज होता है। We push an object to move in a particular direction. किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अगर हमें टेबल को किसी दूसरे डायरेक्शन में ले जाना है तो हम क्या करते हैं, टेबल को पुश करते हैं ना। सो एक्सेट्रा we come to realize that either a pull or a push is required to move an object. तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उसको पुल करना या पुश करना जरूरी होता है। So force is a push or pull on an object. तो फोर्स क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पे जो हम पुल और पुश करने के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स। वी यूज फोर्स टू वॉक। हम फोर्स का यूज करते हैं चलने के लिए। टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए यानी किसी चीज को उठाने के लिए। टू थ्रो एनीथिंग, किसी चीज को फेंकने के लिए। टू मूव एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स प्लेस, और किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। In short, force is there in every activity we do. शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें फोर्स इन्वॉल्व होता है यानी प्रेजेंट होता है। By applying force, we usually bring anything in motion or in rest position. हम फोर्स अप्लाई करके, फोर्स का यूज करके किसी भी चीज को मोशन में यानी चला सकते हैं और किसी भी चीज को रेस्ट पोजीशन में ला सकते हैं यानी किसी भी चीज को रोक सकते हैं एक जगह पर। हम किसी भी चीज को रेस्ट पोजीशन में ला सकते हैं उस पर फोर्स लगाकर यानी उसे रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन अ वॉल इट डज नॉट मूव। जैसे वॉल है, वॉल पे अब हम पुश करें या पुल करें वो अपनी जगह पर ही रुकेगी ना, मूव नहीं करेगी। तो ऐसा हमेशा नहीं होता कि अगर हम ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही, लेकिन तब भी फोर्स हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है सम एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स इन एवरीडे लाइफ। कुछ एप्लीकेशंस यानी कहाँ कहाँ हम फोर्स का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। फर्स्ट है वी पेडल अ साइकिल एंड साइकिल मूव्स फॉरवर्ड। हम जब साइकिल में पेडल चलाते हैं तब साइकिल आगे की तरफ मूव करती है ना, तो उसमें भी फोर्स का यूज होता है। इन बुलक कार्ट, अ कार्ट इज बीइंग पुल्ड बाय बुलक। जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी को खींचने के लिए बैल को फोर्स लगाना पड़ता है तब वो गाड़ी खींची जाती है। टू टीम्स पुल द रोप इन द गेम ऑफ टग ऑफ वार। जो टग ऑफ वार यानी रस्सी खींचने का गेम होता है
उसमें दोनों टीम अपने अपने साइड फोर्स लगाती है रोप को खींचने के लिए। वी पुल टू ओपन द डोर ऑफ आवर रूम, अपने रूम के डोर को ओपन करने के लिए भी हम फोर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। फोर्स हैज मैनी इफेक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स का ऑब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इट कैन कॉज मैनी चेंजेस टू द ऑब्जेक्ट टू विच फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है अगर उस पर अप्लाई किया जाए तो। फोर्स कैन मेक द स्टिल ऑब्जेक्ट मूव, फोर्स रुके हुए ऑब्जेक्ट को या एक जगह पर ठहरे हुए ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मूव अ चेयर बाय पुलिंग और पुशिंग इट, हम एक चेयर को मूव कर सकते हैं उसको पुश करके या पुल करके। सो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड अ स्टिल ऑब्जेक्ट मूव्स और फोर्स चेंज द पोजीशन ऑफ स्टिल ऑब्जेक्ट। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट पर तो वो अपनी जगह से मूव करता है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी पुश हार्डर टू मूविंग टॉय कार, जब आप टॉय कार से खेलते हैं और उसको बहुत स्पीड में चलाना होता है तो आप क्या करते हैं, आप बहुत जोर से उसे धक्का देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। Similarly, we can apply force in opposite direction of the motion to slow down and speed the toy car. इसी तरीके से हम फोर्स का यूज कर सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन से किसी भी चीज को रोकने के लिए या टॉय कार को रोकने के लिए। Therefore, we can say that force changes the speed of an object. इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन यानी दिशा को बदल सकता है। नेक्स्ट है फोर्स कैन ब्रिंग मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, फोर्स किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ट्राई टू होल्ड द बॉल थ्रोन टू अस विथ फोर्स ग्रेटर देन द फोर्स विथ विच इट इज कमिंग, इट स्टॉप्स। जब हमारी तरफ किसी फोर्स को लगाकर कोई बॉल फेंकी जाती है और हम उससे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं उस बॉल को रोकने के लिए, तो तब क्या होता है, बॉल रुक जाती है। Therefore, we can say that force can also stop a moving object. इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट है फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन, फोर्स की वजह से हम किसी चलती हुई चीज़ की या मूव करती हुई चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in game of badminton, when player hit the shuttlecock back to the player on the opposite side, his force changes the direction of the shuttlecock. इसका एग्जाम्पल क्या है, जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन में जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की तरफ शटलकॉक यानी जो चिड़िया होती है उसको मारता है तो वो दूसरा प्लेयर क्या करता है, दोबारा उस चिड़िया को पहले प्लेयर की तरफ मारता है, यानी उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है फोर्स लगाकर। ठीक है। इन गेम ऑफ क्रिकेट, बैट्समैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल बाय हिटिंग टुवर्ड्स द बिफोर बॉर्डर ऑफ फील्ड। जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में बॉलर बैट्समैन की तरफ बॉल फेंकता है, बैट्समैन अपने बैट से उस बॉल को हिट करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। फिर इन गेम ऑफ फुटबॉल, प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग फुटबॉल बाय हिटिंग द बॉल बाय हिज फुट एंड एंगल। फिर क्या होता है, जो फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल में भी लोग पैर से फुटबॉल को मारकर उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ सॉफ्ट बॉडीज, फोर्स किसी सॉफ्ट बॉडी यानी मुलायम चीज के शेप को चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून इज प्रेस्ड, फोर्स अप्लाइड चेंजेस इट्स शेप। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि अगर आप किसी बलून को अपने फिंगर से प्रेस करोगे तो वो ऐसे पिचकने लगता है ना, तो इसका मतलब उसका शेप चेंज कर सकते हैं हम फोर्स के थ्रू। Rolling chapatis, crushing boiled potatoes, taking out of cream or paste from tubes are other examples that show the force can change the shape of soft bodies. रोटी बनाना, उबले हुए आलूओं को क्रश करना, ठीक है, क्रीम निकालना या पेस्ट निकालना ट्यूब से, ये सब क्या है, इस बात का एग्जाम्पल है कि जो सॉफ्ट बॉडीज है उनके शेप को चेंज कर सकते हैं हम फोर्स की हेल्प से। A ball of clay becomes flattened when it pressed.
जब क्ले को आप अपने फिंगर से प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, यानी चपटा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम फोर्स का यूज सॉफ्ट चीज़ों के शेप को चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं। That's it for today's class, students. Thank you for watching.